अब सबसे पहला काम तो ये करना है कि आज से आप लोगों ने नोटपैड प्लस पे स्विच करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने नोटपैड प्लस को यूज़ करना है। जिन लोगों के पास नोटपैड प्लस नहीं है वो नोटपैड प्लस कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंटरनेट के ऊपर ये एक फ्रीवेयर है, यानी कि नेट पे जाकर आप लिखोगे डाउनलोड नोटपैड प्लस तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं भी आपको एक खोलकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये सब कुछ खुद कर सकें। जी देखिए मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पर, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, बस इतना सा लिखा है ना। इसको लिखने के बाद मैंने एंटर किया। अब आप लोगों ने ना ये एप्लीकेशन यूज़ करना है, सिंपल नोटपैड यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एसईओ कर रहे होंगे तो हम बार बार किसी भी वेबसाइट का कोड खोलेंगे, सो ये ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल मोड में आप इस पर काम करोगे। नेट नहीं चल रहा, अपना यूज़ कर लेता हूँ। जी ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड नोटपैड प्लस। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। जी स्क्रीन पे आ गया आपके पास, सबसे ऊपर लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, तो हम इसी पे क्लिक कर देते हैं। और ये नीचे क्या आ गया, डाउनलोड का बटन, ठीक है। यहां से हम इसे डाउनलोड करेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है नीचे, 64 और 32 बिट। तो हमारे पास दो तरह की विंडोज़ होती हैं। कुछ लोगों के पास 32 बिट वाली विंडो होती है। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी विंडो आपके पास है, ठीक है। सो वो वाला आप कर लोगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ऊपर देखें, ठीक है। ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल हो जाएगा ये आपके पास। जब भी आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी, मतलब इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना हमने। सिंपली जब ये डाउनलोड कंप्लीट होगा इसे क्लिक करेंगे तो जस्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद एक दफ़ा अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। मोबाइल की बात नहीं कर रहे हम, कंप्यूटर की बात और लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जो कुछ पढ़ने लगे हुए हैं एसईओ के लिए, सोर्स कोड में हमने जब भी चेंजेस करनी है हमें हर दफ़ा कहाँ जाकर चेंज करनी है, नोटपैड में या नोटपैड प्लस में। और हमने डिवाइस क्या यूज़ करनी है, या डेस्कटॉप यूज़ करना है या लैपटॉप यूज़ करना है। सो मोबाइल में नहीं ये चेंजेस होनी है हमसे, ठीक है। एनीवेज अब जरा आगे बढ़ते हैं। साथ हम ना पैरेलल एक वेबसाइट भी खोल लेते हैं ताकि हम जो कोडिंग करते जा रहे हैं उसको साइड से भी देखते हैं और फिर मैं कोडिंग पे आता हूँ, आपको पता है। तो ये मैंने वेबसाइट खोली। अब अगर हम ये देखें कि इस वेबसाइट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें थी हमने देख ली हैं। पहली बात क्या है कि पहली बात तो माइंड क्लियर रखना है कि हम लोग वेब डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम वेब डेवलप भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट आएगी जैसे ये वेबसाइट है। सो मैंने इस वेबसाइट पे ही चेंजेस करनी है। आपको ये कोडिंग थोड़ी सी इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमने इन कोडिंग में जाकर चेंजेस करनी है, लेकिन हमने वेबसाइट डेवलप नहीं करनी है। ये मेरे पास बिल्कुल एज इट इज़ वेबसाइट आएगी, जैसे बनी बनाई वेबसाइट है। देखिए इसमें ऐसा मैं कुछ डेवलप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको जब देखूंगा मैं कहूँगा भाई ये रैंक नहीं कर रही, तो इसे रैंक करने के लिए मुझे कौन से फैक्टर्स इस पर अप्लाई करने हैं। वो सारे फैक्टर्स कैसे अप्लाई होंगे, कोडिंग से। तो जब तक मुझे कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और सिर्फ HTML कोडिंग से, जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसमें SEO नहीं होनी है। मतलब प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में, डिज़ाइन वाले पार्ट में तो कोई SEO नहीं है। जितनी भी SEO है हमारे पास सारी की सारी कौन से पार्ट में, सारी की सारी HTML पार्ट में होगी, ठीक है। तो अगर अब हम इस पूरी साइट को देखें तो यहाँ से हमने टाइटल को देखा था, यहाँ से हमने फेविकॉन को देखा था, उसके बाद हमने यहाँ से हेडिंग स्टाइल को देखा, फिर हमने पैराग्राफ्स को देखा। अब बाकी चीज़ें बच गई हैं जो मोस्टली हमारे पास, वो हैं इमेजेस। ऐसे ही है जो पूरी वेबसाइट पे आपको तस्वीरें नज़र आने लगी हुई हैं। अब हम इन तस्वीरों की बात करने लगे हैं कि भाई इन तस्वीरों में हमें कैसे चेंजेस करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तस्वीर वेबसाइट पे लगी हुई है,
तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये वेबसाइट के ऊपर लगी कैसे हुई है, इसके लिए टैग कौन सा यूज हुआ है। सो ये जितनी भी तस्वीरें हैं, ये जितनी भी तस्वीरें हैं, इन सब के लिए टैग कौन सा है, IMG का टैग है। यानी आपने जब अपनी वेबसाइट पर तस्वीरें लगानी है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, IMG। अच्छा, अब आपने तस्वीर लगाना और फेविकॉन में लगाना, फेविकॉन में हम तस्वीर नहीं लगाते हैं, फेविकॉन में हम शॉर्टकट आइकॉन के तौर पर तस्वीर लगाते हैं। और जब तस्वीर लगाने की बात है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी पिक है, ये पिक है पूरी, ये क्या है, ये तो शॉर्टकट आइकॉन है, ठीक है ना। ये आइकॉन के तौर पर हमने इमेज लिया हुआ है इस जगह पर। और ये जो पूरी वेबसाइट की बॉडी में हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये इमेज के टैग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें जरा इमेज के टैग को समझना चाहिए। नोटपैड जब आपके पास इंस्टॉल होगा तो आप इस तरह लिखोगे नोटपैड, स्पेल गलत लिखे मैंने थोड़े से ना, देखिए लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास नोटपैड प्लस, मेरे पास इंस्टॉल है ना तो इसलिए आ रहा है। ये ओपन का बटन भी बना हुआ आ रहा है। अब ये मेरे पास दूसरा एप्लीकेशन खुल गया जो कि नोटपैड से जरा एडवांस एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ खुली है मेरे सामने, ये क्या खुला है, ये तो एक फाइल खुल गई है ना, जो फाइल उसके अंदर मैं बना रहा था वो खुल गई है। बहुत सारी फाइलें हैं, देखें मैं जिन फाइलों में काम कर रहा था सारी फाइलें मुझे नजर आ रही हैं। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल मैं यहाँ से न्यू पर जाता हूँ, बिल्कुल न्यू पे आ गए हम, ब्लैंक पर आ गया हूँ ना, मैं एक नए पेज पर आ गया हूँ। अब कोडिंग का तो वही सारी साइंस है ना दोबारा से कि भैया HTML लगाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं, अब क्योंकि मैं सिर्फ एक ख़ास चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक बात करूँगा अब आपसे, वही बात करूँगा जो मैंने करनी है। किस हिस्से में है वो, बॉडी में, ठीक है। इस दफ़ा मैंने हेड यूज़ ही नहीं किया, इसलिए यूज़ नहीं किया कि इस वक्त मैं आपको टारगेटेड क्या समझाने जा रहा हूँ, बॉडी का टैग समझाने जा रहा हूँ, ताकि हम फ़िलहाल उसको यूज़ नहीं करें, लेकिन जब हमने वेबसाइट आएगी तो मैं उसको तो यूज़ करूँगा ना भाई। अब हमारा टैग कौन सा है, ये टैग है जी हमारा, नाम क्या है टैग का, IMG, ठीक है। IMG का टैग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी वेबसाइट में इमेज लगाने के लिए, ठीक है। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे तस्वीर या तस्वीरें लगानी है तो उसके लिए हम IMG का टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया टैग। इसके आगे इसकी जो पहली एट्रीब्यूट है, मैंने कहा था ना ऑप्शंस, जो टैग के अंदर ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। टैग के अंदर जो ऑप्शंस हैं, जैसे टाइटल का टैग था उसके अंदर तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा टैग पढ़ा था, लिंक का, उसमें तो बहुत सारी ऑप्शंस थी ना। रिलेशन था जिसमें हम कहते थे शॉर्टकट आइकॉन, एज रेफरेंस था जिसमें हम जाकर बताते थे इमेज कौन सा होगा, तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस थी। तो वो जो ऑप्शंस थी वो क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। सो इसका ये पहला एट्रीब्यूट है, क्या है जी, SRC। SRC का क्या मतलब है, सोर्स, ठीक है। चलो एक काम करें जरा, पहले इसको कुछ करने से पहले सेव कर लेते हैं। वंस फाइल में आए, सेव एज में आए, जब पहली दफा मैं न्यू डॉक्यूमेंट से आऊंगा ना तो इसका सेव एज बिल्कुल नोटपैड की तरह का ही आ रहा है, देखिए वैसे ही आ रहा है ना। इसकी सेव एज टाइप में जाइए, जहां पर लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ है, कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, और आ रही है। जरा देखते हैं कि इसमें HTML वाली फाइल है कि नहीं है। ये मैंने H को प्रेस किया था कीबोर्ड से, ठीक है, तो वो मुझे H वाली कैटेगरीज में ले गया, ठीक है। मैं कीबोर्ड से H को वंस प्रेस किया तो पहले H वाली कैटेगरी आई, फिर मैंने दोबारा किया, दूसरी आ गई, फिर मैंने तीसरी दफा किया तो मुझे ये ऑप्शन मिल गई। क्या लिखा हुआ इस पे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी वही है ना भाई, HTML एब्रीविएशन था ना, ये उन्होंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, आ गया। अब ये पूरी बन गई फाइल वही वाली। चलिए अब हम इसको जिस जगह पर सेव करना चाहते हैं मैं इसको उसी जगह पर ले जाता हूँ जहां पर आपके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आज का फोल्डर बना लेते हैं। अब ये प्रैक्टिस किस चीज की हम कर रहे हैं, इमेज की, इमेज डॉट टैग। चलो जी मैंने कहा जी इमेज का टैग हम पढ़ने लगे। इमेज डैश टैग, मैंने कहा था फाइल का जब हमने नाम रखना है, फाइल के नेम में हमने कभी स्पेसेस यूज नहीं करने हैं। हमने अगर फाइल का नाम लंबा चौड़ा रखना होगा ना, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम रखना है हाउ टू यूज इमेज टैग, ठीक है,
अब इसमें मैंने एक सेंटेंस की शक्ल में लिख दिया ना, हेडिंग की शक्ल में लिख दिया, तो मैंने स्पेसिस यूज किए? नो, आपने स्पेसिस को यूज नहीं करना। तो अगर मैं यहां पर सेपरेट करना चाहूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा बीच में? सबको पता लग गया क्या यूज कर रहा हूं? डैश यूज कर रहा हूं। यानी कि आपने हमेशा बीच में डैश या हाइफन इसको इस्तेमाल करना है। यानी स्पेस बार को आपने समझना है कि फाइल का, किसी तरह की भी फाइल का नाम रखते हुए स्पेस बार जो है वो इलीगल कैरेक्टर है, ठीक है? यानी हम उसे इस्तेमाल ना करें। जब भी आपने फाइल बनानी है, फाइल बनाते हुए स्पेस बार जो है वो इलीगल कैरेक्टर है, ठीक है? सो मैंने स्पेस की जगह पर क्या यूज किया? हाइफन। इसको हाइफन बोलते हैं ना, कीबोर्ड पर डैश माइनस का निशान बना होता है। चलें इसको सेव कर लेते हैं जरा। आपने नोट किया जैसे मैंने इसको चेंज किया, इसके कलर्स आए हैं, अब आए हैं पहले क्योंकि टेक्स्ट फाइल थी ना, अब हमने इसको HTML बना दिया। अब उसने HTML बनाने के बाद इसको डिफरेंट कलर्स में दिखाना शुरू कर दिया, यानी वो जो टैग्स थे वो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? और SRC एट्रीब्यूट है, ये रेड कलर में आ रहा है। और अब मैं यहां पर आता हूं, और SRC का मतलब क्या है भाई? सोर्स। क्या कह रहा है कि इमेज लगाना चाह रहे हो, तो अगर मैंने अभी आपको ये प्रैक्टिस दिखाई थी तो यहां पर मैंने क्या दिखाया था? एक वेबसाइट दिखाई थी जिसमें बहुत सारे इमेजेस लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तस्वीरें हैं ना, तस्वीरें होंगी तो लगा पाएंगे ना। अगर इमेज ही नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? तो हमारे पास कोई इमेज भी होना चाहिए, ठीक है? हमारे पास इमेज होनी चाहिए, इमेज की फाइल होनी चाहिए। इमेज के जो फॉर्मेट्स हैं वो कौन से हैं? आमतौर पर जो हम इमेज के फॉर्मेट यूज करते हैं वो JPG और PNG, ये दो इमेज फॉर्मेट है। यानी इंटरनेट के ऊपर अगर मैं जाऊं, अभी देखिएगा गूगल पर जाता हूं मैं, यहां पर आकर मैं लिखता हूं कंप्यूटर कॉलेज, लिख दिया जी मैंने, वैसे कुछ भी लिख दिया, और यहां से मैं इमेजेस पे आ जाता हूं। इतना तो मेरे ख्याल सबको पता है ना, तस्वीरें देखने के लिए गूगल को यूज कर लेते हैं। तो मैं इस पर किसी एक तस्वीर पर क्लिक करूं, आ गई एक तस्वीर, इस पर राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसी तस्वीरों को सेव करते हैं ना, सेव किया, नीचे क्या आ रहा है? यानी ये कौन सी? JPEG लिखा हुआ है ना। JPEG का मतलब है कि इस इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPG है, तो ये JPG इमेज के तौर पर डिजाइन हुई हुई है। ओके, अब जरा कोई और तस्वीर देखते हैं, वो कौन सी फॉर्मेट की है। इस पर आए, इसको देखें, ये कौन सा फॉर्मेट किया? ये भी JPG है। अच्छा, अब जरा इसको जरा चेंज कर लेते हैं, PNG ओनली, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मुझे PNG की फाइलें दिखाओ। ये भी JPG आ रही है अभी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? फॉर्मेट से हमें चेक करना है। ये कौन सी आई है? PNG आ गई है। ये इमेजेस हमने खुद बनाने हैं, हाँ, मतलब ये इमेजेस तो डिजाइनर खुद बनाएगा ना। अब हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें वेबसाइट पे चाहिए तो हमें एक डिजाइनर की जरूरत होगी जो हमें इमेज डिजाइन करके देगा। अब मैं सिर्फ ये आपको चेक करवा रहा हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि इमेज है कौन सा? तो अब हमें पता लग गया कि ये कौन सा इमेज है, ये PNG है। तो आमतौर पर हम इन दो इमेजेस के साथ करते हैं, ज़्यादा हम PNG के साथ करते हैं, यानी कि ज़्यादा हम प्रेफर कौन से फॉर्मेट को करते हैं? PNG को प्रेफर करते हैं, अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ। अभी आगे जाकर शायद मैं कुछ और बात भी कर दूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आएगा? फाइल का नाम। अब वो फाइल यहाँ तो PNG होगी, यहाँ JPG होगी। अभी तक जो हमने समझा है उसके हिसाब से वो फाइलें यहाँ PNG हो सकती हैं, यहाँ JPG हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी फाइल का नाम है ABC, तो आगे क्या आएगा? अगर PNG होगी तो आगे PNG आ जाएगा, और अगर JPG होगा तो लाइक दिस। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तस्वीर भी होनी चाहिए ना। एक काम करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए ना, अभी मैं फाइल सेव कर रहा था, चलो जी इस फाइल को ले लेते हैं, जो भी फॉर्मेट होगा इसका देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सेव इमेज एज। इसको मैं उसी जगह पर सेव कर लेता हूं, ठीक है? जहां पर आपके लेक्चर्स पड़े हुए हैं।
ये कौन सी फाइल बन रही है? जेपीजी। यहाँ पर मुझे एक्सटेंशन नहीं बतानी, ये तो खुद बता रहा है मुझे एक्सटेंशन, मैं तो इसे सेव कर रहा हूँ ना सिर्फ, तो मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं बतानी। मैं पूरा फाइल का नाम वहाँ इस्तेमाल करूँगा जहाँ पर मैं इस फाइल को इस्तेमाल करूँगा। जब मैंने इस्तेमाल करना है तो मुझे इसका नाम भी बताना है और मुझे इसकी एक्सटेंशन भी बतानी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा है, हमें नाम भी वैसे कैसे रखने चाहिए देखिए, अब जिस तरह का मैसेज मेरा इमेज दे रहा है हमें उसी तरह के नाम रखने हैं, ठीक है। सो मैंने क्या नाम रख दिया जी? कंप्यूटर कॉलेज। सेव कर लें, बीच में डैश लगाया ना मैंने, सेव कर लेते हैं इसको। चेक करें यहाँ पर आ गई ये फाइल के नहीं आई है, जहाँ पर हम बैठ के भी कर रहे थे, इसको देख रहे थे। दोबारा वहाँ चले जाते हैं। आ गई है, कंप्यूटर कॉलेज के नाम से फाइल आ गई। अब मैं इधर आता हूं, अब इधर क्या लिखूंगा? उसी तरह लिखूंगा कंप्यूटर डैश कॉलेज। अब मैं ये सारा काम करते हुए एक मिस्टेक कर सकता हूं ना? क्या मिस्टेक हो सकती है? उसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सो मैं इसका हल भी निकाल लेता हूं। मैं कहता हूँ भाई ये नहीं करते हम क्या करते हैं कि भाई जहाँ पे फाइल पड़ी है ना वहीं पर गया मैं, फाइल के ऊपर F2 की प्रेस की। ये क्या होता है? रीनेम का शॉर्टकट होता है फाइल का नाम तब्दील करने के लिए। इसको मैंने कंट्रोल C किया, क्या हुआ? नाम कॉपी हो गया। चलो अब कम से कम ये कन्फ्लिक्ट तो खत्म हो गया ना कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी ना अब, क्योंकि मैं तो कॉपी करके ला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं कॉपी करके लाया हूँ, तो फाइल की प्रॉपर्टी क्या थी? नाम और एक्सटेंशन, ऐसी है। लेकिन जब मैंने कॉपी किया तो क्या है? सिर्फ नाम, एक्सटेंशन तो नहीं आई ना। एक्सटेंशन क्या थी इसकी? मैं खुद लिखूंगा, वो मुझे खुद लिखनी पड़ेगी, डॉट जेपीजी। अगर मैं एक्सटेंशन नहीं लिखूंगा तो वो ढूंढेगा ऐसी फाइल जिसका नाम सिर्फ कंप्यूटर कॉलेज होगा। मुझे आपकी इसका मतलब क्या हुआ? फाइल का नाम इनकम्प्लीट है विदाउट एक्सटेंशन। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो जी, अब इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक इमेज लगा रहा हूं और ये उस इमेज का नाम है। फिलहाल इतना ही करते हैं और सबको पता लगे ये आखिर में मैंने क्या किया, टैग क्लोज कर दिया। अच्छा अब जरा इस फाइल को सेव करें और इस फाइल को एग्जीक्यूट करें, देखते हैं क्या होता है। यही है, आ गया इमेज, ऐसी इमेज उसमें नजर आ रही है ना हमें। अच्छा अब जरा आगे मजीद आगे बात करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज किया इसका, कौन सा? SRC। भाई ये तो बड़ा मजबूरी वाला एट्रीब्यूट था ना, इसलिए यूज करना पड़ गया। अगर ये एट्रीब्यूट यूज ही ना करता तो इमेज तो आती ना। मतलब यही तो रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट था। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भाई एट्रीब्यूट ये ना छोड़ देते हैं, तो ये वाला एट्रीब्यूट छोड़ूंगा तो इमेज तो आएगी नहीं। तो इमेज लाने के लिए ये तो जरूरी था ना। अब इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स भी आ गए, अगला देखते हैं कौन सा जी। अगला एट्रीब्यूट है विड्थ। विड्थ का क्या मतलब है कि भाई ये जो मेरा इमेज है इसकी विड्थ कितनी होगी। अभी तो मैंने बताया भी नहीं था इमेज की विड्थ कितनी होगी, खुद ही आ गया ना। इसलिए कि जो इमेज का एक्चुअल साइज था, इमेज उस साइज में हमें नजर आ गया। जो इमेज का एक्चुअल साइज था उसने वो दिखा दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में कोई स्पेस ऐसी है जहां पर मुझे उसको साइज करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना या ज़्यादा छोटा नहीं दिखाना, तो इसमें मुझे साइज खुद करना पड़ेगा। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा? विड्थ। विड्थ पे मैं उसे कह देता हूँ कि भाई इसको कर दो 250 पिक्सल्स, और हाइट में मैं इसे कह देता हूँ इसको कर दो, अब आपको पता लगे ना विड्थ का मतलब चौड़ाई है और हाइट का मतलब लंबाई है। अब मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ ना विड्थ के साइज को, तो 143 पिक्सल मैंने अपनी मर्जी से कर दिया, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो इतना था तो इसको इतना ही करना है, क्योंकि आपकी विड्थ की लंबाई बैलेंस होनी चाहिए ना ज़रा। अगर मैं उतनी ही चौड़ाई कर दूंगा तो वो तो कॉम्प्रेस इमेज हो जाएगा, दिखने में सही नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अभी मैंने दो एट्रीब्यूट्स और यूज़ किए, विड्थ और हाइट का। चलो जी इसको ज़रा आउटपुट इसकी भी देखते हैं क्या। अब रीलोड करें, चेंज हो गया ना ज़रा थोड़ा सा स्टाइल, उसका साइज भी चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसी इमेज को मैं आइकॉन बनाना चाहता हूँ, जैसे ऊपर अभी हमने फेविकॉन आइकॉन साइज लिया हुआ है ना। मैं इधर आया और इधर मैंने क्या कर दिया, 25/14, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। छोटा सा हो गया ना, मतलब ये हमारी चॉइस है ना, हम विड्थ हाइट से क्या कर रहे हैं, इमेज को के साइज को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद इसके साइज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है। अभी मैंने क्या यूज किया था? पिक्सल 100%। अच्छा अब देखिए मैंने क्या कर दिया,
इस बार मैंने लिखा 100%। पहले मैं आगे परसेंट तो नहीं लगा रहा था ना। अगर आप इसके आगे परसेंट नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है ये आप किस में बात कर रहे हो, पिक्सल में। अगर हम इसके आगे परसेंट नहीं लगा रहे तो इसका क्या मतलब है कि हम किस में बात कर रहे हैं, पिक्सल में। अगर आप इसके आगे परसेंट लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि परसेंटेज में आप बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई 100%। अब जरा चेक करते हैं अब क्या हालात है। आपको पता लगा परसेंटेज किसकी थी है, किसके हिसाब से उसने सेट किया है, स्क्रीन के हिसाब से। मतलब स्क्रीन का 100%, यानी जिस जगह पर उसको आप लेकर आ रहे हो उस जगह के ऊपर हमने कहा कि 100% स्पेस यूज कर लो, यही कहा ना। अब मैंने उसे कहा कि भाई स्क्रीन के ऊपर 30% स्पेस यूज करो और स्क्रीन के ऊपर 18% स्पेस यूज करो। अब देखें क्या होता है। स्क्रीन का साइज यूज कर रहा है, यानी कि पूरी जो स्क्रीन है उसको मैं परसेंटेज से बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने इमेज का साइज परसेंटेज में भी बता सकते हैं और आप अपने इमेज का साइज पिक्सल में भी बता सकते हैं। पिक्सल का मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ नंबर लिखोगे इसका मतलब पिक्सल्स। अगर आप नंबर के साथ परसेंटेज का निशान लगाओगे तो इसका मतलब है कि पिक्सल्स नहीं है, बल्कि आप स्क्रीन के साइज के हिसाब से उसको मैनेज करने लगे हो। ये भी एक बात हो गई। अच्छा, अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि भाई विड्थ और हाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हम लोग वेब डेवलपमेंट के हिसाब से तो इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं एसईओ के हिसाब से, अपने इमेजेस को रैंक करने के हिसाब से, ठीक है। अब गूगल हमें ये कहता है कि अगर आपके इमेजेस के साइजेस का मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये किस साइजेस के हैं आपके कोडिंग से, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी स्पेस अलोकेट करने में। तो जब स्पेस अलोकेट करने में आसानी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ी सी हमारी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी, स्पीड से लोड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी है, गूगल हमें रिकमेंड करता है कि आप अपने इमेजेस के साथ इसको इस्तेमाल करो अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो, ठीक है। चले अब अगली प्रॉपर्टी क्या है इसमें। अगली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आल्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब है, कहता है भाई इमेज लगा रहे हो, अगर इमेज नजर ना आए तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, ठीक है। अब ये तो हुआ आल्ट का पर्पस। मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से इंटरनेट नहीं सही चलता या कोई और बग आ जाता है तो ये इमेज लोड नहीं होता, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा जब इमेज लोड ना हो तो एक छोटा सा आइकॉन आ जाता है। मेरा इवन नेट सही नहीं चल रहा होगा तो जब मैं इमेज लोड करूंगा तो उसकी जगह पर एक बहुत छोटा सा आइकॉन नजर आएगा मुझे, बस कि भाई इमेज ने लोड होने की कोशिश किया लेकिन लोड नहीं हुआ। तो कहता है जब आपका इमेज लोड ना हो तो आप आल्ट के अंदर मैसेज दे सकते हो और वो मैसेज जब इमेज लोड नहीं होगा तब विजिटर को नजर आएगा। जब आपका इमेज लोड होगा फिर नजर नहीं आएगा। कब नजर आएगा, जब इमेज लोड नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ जी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये मैंने एक मैसेज दे दिया है। अब आप ये कह रहे होंगे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि स्पेसेस यूज नहीं करने और अब मैंने स्पेस यूज भी किए हैं, ऐसे ही है। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे? क्यों नहीं सोच रहे यार, सोचना चाहिए ऐसा। मैं क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था स्पेसेस यूज नहीं करने और अब मैंने खुद स्पेस यूज किया है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? सोचे ना है, ऐसा सोचे, नहीं सोच रहे, अभी भी नहीं सोच रहे, क्यों? बचा क्या है यार, सोचो। अभी मैंने कहा था स्पेस यूज ना करो, अब मैंने कह दिया यूज करो। ये तो कोई बात नहीं भाई, एक लेक्चर में कुछ कहूंगा एक लेक्चर में कुछ कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कि ये फाइल नेम नहीं है ना, ये मैसेज है हमारा, ठीक है। ये हमारा मैसेज है, ये फाइल नेम नहीं है। मैंने वो बात जो आपसे की है वो सिर्फ फाइल नेम के लिए की है कि फाइल का नाम जब आपने रखना है तो उसमें स्पेस यूज नहीं करना, लेकिन फाइल का जो कंटेंट है उसके अंदर जो आप लिख रहे हो वहां पर तो आप स्पेस यूज कर सकते हैं ना। फाइल के अंदर मैं जो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, कोई एक टाइटल लिख रहा हूँ, कोई एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, वहां पर तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब वहां पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां मैंने करना ही है। क्योंकि अगर मैं स्पेसेस नहीं दूंगा तो मेरा मैसेज किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप कोई लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें स्पेसेस तो देते हो,
चले मैं एक काम करता हूँ, जरा आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसको 2 लाइनों में कर देता हूँ, ठीक है। इनिशियली ताकि आपको मल्टीपल लाइनों में नजर आ रहा हो। अब आर्ट का मैसेज भी आ गया। आर्ट का जो मैसेज है वो आप 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स में दे सकते हो, यानी कि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है इस मैसेज की, 120 से लेकर 140। अच्छा, अब ये वाला मैसेज किसको दे रहे हैं, सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं। पहले ये मैसेज एक तो हम दे रहे हैं विजिटर को, कब दे रहे हैं, जब इमेज लोड नहीं हो रहा। हमने कहा भाई इमेज लोड नहीं हो रहा, ये मैसेज देख लो, ठीक है। अब ये मैसेज देख के उसे कुछ फायदा तो नहीं होगा, हाँ मेरे को फायदा होगा उसे, लिखा हुआ है सिर्फ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई माजरत चाहते हैं तस्वीर नहीं आई आपके पास, ऐसा तो कुछ नहीं आया ना, तो उसको समझ तो कुछ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ ये। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये कोई खास पर्पज़ नहीं है, ऐसे ही है, विजिटर के लिए तो कोई खास मीनिंग नहीं है इसका। लेकिन इसका जो मेन मकसद है ना वो गूगल के लिए। असल में ये मैसेज हम गूगल को दे रहे हैं, और गूगल को क्यों दे रहे हैं, गूगल ने आपकी वेबसाइट को स्कैन करना है। भाई हम कह रहे हैं ना कि एसईओ करेंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट इंडेक्स होगी और पहले नंबर पर आएगी, यही कह रहे हैं, पहले पेज पर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल हमारी वेबसाइट्स को स्कैन कर रहा है। स्कैन करने के बाद वो देखता है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती हैं, तो उनको रैंक करता है और दिखाता है। ऐसे ही है ना, यही करता है ना गूगल। लेकिन गूगल ये काम करने के लिए क्या करता है, खुद करता है, कौन करता है, गूगल का जोन सा एप्लीकेशन ये काम करता है उसको हम बोलते हैं क्राउलर। गूगल का अपना जो एआई सिस्टम है, उसका अपना कोई एआई का सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो जो ये काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउलर। वो क्राउल करता है, यानी गूगल का क्राउलर सब वेबसाइट्स को क्राउल करेगा और डाटा लेकर आएगा और जाकर एक सर्वर पे, इंडेक्स सर्वर पे रखेगा, और वो सर्वर में एनालिसिस होंगे कि भाई ये जो वेबसाइट आई है क्या ये हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। अगर फॉलो करती है तो इसे ऊपर दिखा दो, नहीं करती है तो डाउन रखो इसको, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट को रैंक करने के लिए हमें कुछ मैसेजेस क्राउलर को भी देने हैं। ये वाला मैसेज बेसिकली हम किसको दे रहे हैं, क्राउलर को दे रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोगों में से कोई ये समझ रहा हो कि ये मेरी जो वेबसाइट रैंक हो रही है ये इतनी दिलकश तस्वीरों की वजह से रैंक हो रही है, तो ये बात बिल्कुल नहीं है। इमेजेस की विजिबिलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है रैंक होने से। आपकी ये वेबसाइट रैंक होने के लिए हम जो सिग्नल्स गूगल को दे रहे हैं कि भाई इस वेबसाइट को रैंक करो, वो सिग्नल्स हम कहाँ दे रहे हैं, वो सिग्नल्स हम कोडिंग में दे रहे हैं। ये मैंने कंट्रोल यू किया, कोडिंग आ गई है मेरे पास, इस कोडिंग के थ्रू मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज लगा हुआ है, इमेज को रैंक करवाने का सिग्नल उसे कहाँ से मिल रहा है, इमेज के टैग में से। इमेज को रैंक करवाने का सिग्नल उसे कहाँ से मिल रहा है, इमेज के टैग के अंदर। अब हम जरा अपने टैग में आते हैं। अब यहाँ आकर मैंने क्या कहा मैंने कहा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब उसको पता लग गया कि मेरा कीवर्ड क्या है, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। असल में ये पर्पज़ है आल्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने का हमारा, मतलब ये मकसद था कि हम गूगल को मैसेज दे दें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी वेबसाइट पे नंबर ऑफ पिक्चर्स होंगी तो हर पिक्चर के बैक पर मुझे क्या करना है, एक आल्ट का मैसेज देना है। ये क्यों दे रहा हूँ मैं, ये गूगल के क्राउलर को दे रहा हूँ कि भाई इस तस्वीर को रैंक करो और इस तस्वीर को रैंक करके ऊपर लेकर आओ। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेबसाइट जो इमेज के अंदर आल्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करती हैं क्या वो रैंक होंगी, और ऐसी वेबसाइट जो इमेज के अंदर, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है उसके अंदर समझ लो कोई 15 इमेजेस हैं और उसने एक भी आल्ट एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं किया हुआ, क्या ख्याल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एसईओ का एक फैक्टर मिस कर दिया। तो मेरे पास अगर ऐसी वेबसाइट आएगी, मतलब मैं अगर कभी एसईओ को ऑडिट करता हूँ, कोई मेरे पास क्लाइंट आता है कि भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ करो, तो मैं ये भी देखता हूँ कि क्या उसके इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर क्या है कि क्या उसने आल्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड को इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। कई लोग क्या करते हैं, आल्ट एट्रीब्यूट में सिंपल फाइल का नाम ही लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम अगर 01.jpg होता तो उसने क्या लिखा होता, 01.jpg। इसका हमें कुछ लेना देना है, इससे तो हमें कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। सो एक एसईओ का फैक्टर क्या है हमारे पास, आल्ट एट्रीब्यूट। अच्छा, अब जरा इस फाइल को सेव करें और अब मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज किया आल्ट, इसकी आउटपुट देखें। कुछ भी नहीं है ना, स्क्रीन पर तो कुछ नजर नहीं आएगा, क्या ख्याल है, क्या आएगा, स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। हाँ, स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं अगर आप, तो उसको हम दिखा देते हैं आपको, कैसे देखेंगे आप इसको।
इसका दूसरा पर्पस क्या था? एक पर्पस तो मैंने कहा ना क्राउलर वाला, क्राउलर वाला पर्पस आपको नहीं दे सकते ना, हमने लिख दिया फाइन हो गया, मैं क्या लिख दिया तो हो गया ना क्राउलर वाला पर्पस तो। लेकिन दूसरा पर्पस क्या था? दूसरा पर्पस ये था कि अगर इमेज लोड नहीं होगा, है ना, सो ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि भाई ये लोड ना हो। क्या ख्याल है? नाम चेंज कर दिया ना मैंने इसका, अब तो नहीं लोड होगा ये। इसका नाम तो है कंप्यूटर कॉलेज, तो मैंने क्या कर दिया कंप्यूटर कॉलेज 1, इस नाम की तो फाइल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस इमेज को तो अब आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टैग किस फाइल को ढूंढ रहा है? कॉलेज 1 को ढूंढ रहा है। पढ़ी कौन सी फाइल हुई है? कॉलेज के नाम से पढ़ी है, तो एरर तो जनरेट होगा। आ गया? अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज क्यों आ रहा है भाई? देखते हैं जरा। हाउ टू यूज इमेज टैग फाइल, क्या नाम था इस फाइल का? इसमें भी कोई मिस्टेक है ना? पूरा नजर नहीं आ रहा हमें, देखिए नजर क्यों नहीं नजर आ रहा? वहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा था? कंप्यूटर कॉलेज। असल में क्या दिखा रहा है वहां पर हमें? सिर्फ फाइल का नाम। नो, नॉट अप्लाइड। एक लम्हे के लिए हम इसको हटा दें इधर से, पता नहीं कहाँ से ये डाटा पिक कर रहा है, ये भी नहीं पिक कर रहा। कंप्यूटर कॉलेज 1, इसको भी उठा देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं। हाँ अब देखें, आ गया? वो शायद क्यों नजर नहीं आ रहा था पता है? वो इमेज का साइज जो था ना वो बहुत छोटा था, तो इमेज का साइज तो हमने उतना ही किया, हमने दिखा किसमें रहा है? हमें इमेज के साइज में ही दिखा रहा है। इमेज को मैंने वो पिक्सल्स में किया हुआ था ना, 20 पिक्सल्स में था शायद, तो उसकी विड्थ ही उतनी थी पिक्सल की, तो 20 पिक्सल्स में हमें जितना लिखा हुआ नजर आ रहा था वो उतना ही हमें दिखाने लगा हुआ था। बेस्ट कंप्यूटर, सिर्फ बेस्ट कंप्यूटर तक लिखा हुआ नजर आ रहा था शायद पहले, है ना? वो इसलिए नजर आ रहा था कि उसका पिक्सल इतने थे, सो मैंने उसको खत्म कर दिया विड्थ हाइट को, तो अब उसने हमें दिखा दिया। सो अब आपको पता लग गया कि ये यहाँ पर क्या पर्पस होगा इसका विजिटर के लिए। तो विजिटर को दिखा के तो हमें कुछ लेना नहीं है इससे, ये असल में हम किसके लिए लिख रहे हैं मैसेज? क्राउलर के लिए। चलो अब हम वापस आ जाते हैं इसमें, अब एक और मैसेज लेकर आते हैं। पहले इसको ठीक कर लें, इमेज दिखाओ। होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। अब हम तरक्की कर गए ना, जरा आगे चले गए, हमने कहा उसको यूज नहीं करते हैं। हाँ पता है उसे क्यों नहीं यूज कर रहे? जरा देखें, ये देखिएगा जरा, देखें क्या हुआ? लिस्ट आ गई टैग्स की, मतलब ये प्रोग्राम हमें सपोर्ट कर रहा है ना। नोटपैड तो सपोर्ट नहीं करता, लिस्ट भी नहीं दिखाता, तो ये कोडिंग करने में हमारी हेल्प करेगा, मतलब ये ज्यादा फ्रेंडली है एज कंपेयर टू नोटपैड। सो हमने कहा भाई नोटपैड को क्यों इस्तेमाल करें फिर, क्योंकि वो आपका स्टार्ट था, तो मैंने कहा वहां से हम शुरू करें ना, हमें सारी साइंस समझ में आनी चाहिए। फिर हम इस पर आ गए, मतलब मैं जब किसी की एसईओ कर रहा होता हूँ तो मैं नोटपैड में नहीं खोलूंगा फाइल, मैं इसी में खोलता हूँ उसकी फाइल को कोडिंग करने के लिए। अच्छा अब आगे चलें, एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, और वो कौन सा है जी? क्या है ये? टाइटल। इसको जरा नीचे वाली लाइन में कर लो। ये टाइटल का एट्रीब्यूट क्या है? मैं इसी को फिर दोबारा से कॉपी करता हूं। जी रीलोड करें इसको, और माउस तस्वीर के ऊपर रखें। जी मैसेज आया ऊपर। अब मैंने क्या किया, एक और जगह ढूंढ ली कीवर्ड लगाने के लिए। जैसे को मिलना हमारी पिक्चर के ऊपर अपना माउस लेकर आएगा, तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वहां पर भी इसको नजर आएगा। सो ये लगाने के लिए हमने क्या यूज किया?
टाइटल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक और जगह फाइंड की क्राउलर को बताने के लिए कि भाई ये हमारा कीवर्ड, एक और स्पेस हमें मिल गई ना। विजिटर को भी पता लग रहा है नाम देख कर के भाई ये इमेज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसको भी मैसेज मिल रहा है, उसको भी थोड़ा सा इमेज की और तफसील भी पता लग रही है जब माउस इसके ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे कीवर्ड को इस्तेमाल, क्योंकि हम चाह ये रहे हैं ना कि बंदा लिखे ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज तो हमारी तस्वीरें नजर आए, इसलिए हम कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। जब कोई बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल नजर आए, और जब इमेजेस में जाए और कोई बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज तो सबसे टॉप पर हमारे इमेजेस आ रहे हो, इसलिए हम ये लिखेंगे, ठीक है जी। कोडिंग में भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है, ठीक है। अब ये कौन सा है, टाइटल, टाइटल है ना ये, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इमेज के अंदर मैंने मुख्तलिफ आपको एट्रीब्यूट्स बताए, एसआरसी, विड्थ, हाइट, आर्ट, टाइटल, ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने देखे। ये सारे के सारे एसईओ फैक्टर्स हैं इमेज के, ये जितना कुछ मैंने बताया ये सभी एसईओ फैक्टर्स थे। अब अगर हम मुख्तसर सी बात करें कि इमेज की ऑप्टिमाइजेशन है क्या, ठीक है। सबसे पहली ऑप्टिमाइजेशन एक जब हमने देख ली, वो क्या था कि भाई आर्ट एट्रीब्यूट यूज करो, यही था ना। टाइटल यूज करो, विड्थ हाइट यूज करो तो अच्छी बात है। अच्छा, विड्थ हाइट का मकसद क्या, क्यों यूज करो, अब ये भी हम क्राउलर के लिए करा रहे हैं कि भाई जब हमारी वेबसाइट लोड होगी तो उसमें तस्वीरें तो इतनी सारी हैं ना, सो गूगल के क्राउलर को पता लग जाएगा कि भाई ये जो इमेज आ रहा है मेरे पास ये किस साइज़ का है, तो उसको जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको साइज़ मिल जाएगा। ऐसे ही है जैसे आप लोगों की क्लास शुरू होने लगे, बेशक इतनी ही चेयर्स मैंने लानी हो जितने आप लोग हैं, लेकिन आपकी चेयर्स क्लासरूम की बजाय बाहर पड़ी हुई हैं। सो आप में हर स्टूडेंट कुर्सी लेकर आ रहा है और बैठ रहा है, और एक तरीका क्या है कि आपकी क्लास शुरू होने से पहले हम किसी एक स्टूडेंट, किसी एक को बोलें, किसी ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव को बोलें कि भाई क्लासरूम में चेयर्स लगा दो। अब आपका क्या ख्याल है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव लगा रहा होगा चेयर्स, उस वक्त चेयर्स जल्दी लग जाएंगी कि आप अपनी अपनी चेयर लेकर आओगे तो जल्दी लगेगी? टेक्निकल जवाब देना है, पहले लगी होंगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। जब कोई बंदा चेयर लाएगा, जोड़ेगा, फिर एक पीछे वाला एक और आएगा, फिर अगले को कहेगा थोड़ा सा आप आगे हो जाओ, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, ऐसे ही है ना। फिर वो कहेगा यार आप आगे चले जाओ, मैं पीछे आ जाता हूँ, टाइम वेस्ट होगा ना हमारा। सेम इसी तरह जब हम गूगल को अपनी वेबसाइट देंगे, इमेजेस विदाउट साइजेस देंगे, तो प्रॉब्लम का शिकार होगा कि भाई मुझे अब ये बड़ी इमेज आ गई है, इसको लगाना है। फिर वो देखता है कि पहला इमेज आया, उसके बाद उसको तो लगा यही इमेज है, उसने पूरी स्क्रीन पे लगा दिया उसको, फिर एक और इमेज आ गया, उसने कहा ये क्या हुआ, एक और आ गया, अब मैं पहले वाले को छोटा करता हूँ, दूसरे के बाद तीसरा आ गया, फिर उसने कहा अब 2 हो गए तो मैं तीसरे वाले को छोटा करता हूँ, पहले 2 के साइज को भी रीसाइज करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे काम में लोड टाइम बढ़ता जा रहा है आपकी वेबसाइट का। तो वो कहता है कि भाई अगर आप मुझे पहले से साइजेस बता दोगे ना तो मैं आपकी वेबसाइट को जल्दी लोड कर दूंगा। ये एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ क्या होती है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है कि आपके इमेज के साइजेस, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है, उसके अंदर 50 इमेज हैं और हर इमेज का साइज है 800 किलोबाइट्स, और मेरे पास एक और दूसरी वेबसाइट है उसमें भी 50 इमेज हैं और हर इमेज का साइज है 80 किलोबाइट्स। अब आपको पता लग गया है ना कौन सी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, कौन सी जल्दी होगी जी, 80 वाली कि 800 वाली जी? 80 वाली, यानी जिनके इमेजेस के साइज छोटे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगला फैक्टर क्या है कि हमें इमेजेस को कॉम्प्रेस भी करना है, यही है ना दूसरा फैक्टर, यानी आपके इमेजेस कॉम्प्रेस होने चाहिए। हो सकता है, हम कर क्या रहे हैं, एसक्यू ही तो कर रहे हैं भाई, सेम क्यों नहीं रखेंगे हम, कीवर्ड मेरा है ना, यही तो कीवर्ड है मेरा, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज लिखें तो ये वाला इमेज नजर आए, तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खुद बताएं। भी हो जाएगा, अलग दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं, ठीक है। हमने जो बात को समझना है ना वो हमने एसईओ के एंगल से समझना है, ठीक है, हमने डिजाइन के एंगल से नहीं समझना। तो एसईओ का एंगल क्या है कि मुझे आर्ट चाहिए, एसईओ का एंगल क्या है कि मुझे टाइटल भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे दोनों चाहिए। मैं आपको हो सकता है कि इमेज के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हों जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्यों, इसलिए कि वो एसईओ का स्टैंडर्ड नहीं है। हम इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो जितने एट्रीब्यूट्स आपसे सेट किए ये तो लाजमी लगाने आपने समय। और यहाँ पर जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो मैसेज क्या है, वो मैसेज मेरा कीवर्ड है। चलो इसको कीवर्ड नहीं कहते हैं हम, क्या पढ़ा नहीं अभी तक कीवर्ड क्या होता है। मैं कहता हूँ ये मैसेज सर्च क्यूरी है जो विजिटर्स
गूगल पर आकर सर्च करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मेरी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए ना। सो मैंने वही सर्च क्यूरी अपनी वेबसाइट के इमेज के टाइटल में और इमेज के आर्ट में लगा दी। उसके बाद वो क्या कहता है कि आपका जो इमेज का नाम है उसको लिखने का क्या तरीका है। ये देखा ना हमने, क्या तरीका लिखने का। स्पेस बार नहीं होनी चाहिए, स्पेसिस नहीं होनी चाहिए, बल्कि बीच में हाइफन होना चाहिए। एक ये भी फैक्टर हो गया इमेज को ऑप्टिमाइज करने का। एक फैक्टर क्या है कि आपके इमेज का नाम कैसा होना चाहिए, कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जो लोग सर्च क्यूरी कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा इमेज है वो ही ना करो यार, क्या करें, किस किस को एंटरटेन करना है। इधर आ जाए, यहाँ करें आगे थोड़ी देर, नहीं बोले इधर ज़्यादा अच्छा माहौल बनेगा। अच्छी बात नहीं। देख लो ना, लेक्चर में ब्रेक ले ली ना, लेक्चर में इश्तिहार लग गया आपका। प्रोजेक्ट ड्रामे में इश्तिहार लगता है ना, हाँ ये ऐड आ गया था लेक्चर के बीच में, अब ना आए दोबारा ऐड। अच्छा अब अगली चीज क्या है जी, नाम कैसा होना चाहिए। नाम कीवर्ड बेस्ड नाम होना चाहिए। यानी अगर मैं कहूं मेरा कीवर्ड है ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो मुझे इमेज का नाम ही रखना है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अगर मेरा कीवर्ड है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो मेरा नाम फाइल का क्या होना चाहिए, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अगर मेरा कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सो मेरा नाम क्या होना चाहिए फाइल का, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। और नाम के बीच में स्पेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। स्पेस की जगह पर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये सारे के सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, या ये वो सारे के सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स हैं। जी यानी अब इतने सारे हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स देखे हैं। इमेज कितनी किलोबाइट्स की हो, जी बिल्कुल करता हूँ मैं वो बात। इमेज का नाम क्या होना चाहिए हमारा, कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए। यानी जो हमारा कीवर्ड हो वही हमारी इमेज का नाम होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ क्या है कि इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इन किलोबाइट्स जो छोटे फाइल होंगे, साइजेस होंगे, उन्हें हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो जो इमेज के लिए फ्रेंडली टाइप होती है, एक तो पीएनजी होती है, लेकिन अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा फ्रेंडली टाइप बताने लगा हूँ। और लेटेस्ट गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक जो नया इमेज फॉर्मेट आया है, दैट इज़ वेब पी। एक नया इमेज फॉर्मेट है। पीएनजी का नाम आप सबने सुना हुआ है, जेपीजी का भी नाम सुना हुआ है, लेकिन वेब पी का नाम आपने नहीं सुना होगा। वेब पी का इमेज फॉर्मेट बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट है, और ये सपोर्ट करते हैं ब्राउजर्स। इसका क्या मतलब है, ब्राउजर सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि ये इमेजेस सिर्फ ब्राउजर्स में नजर आते हैं। और आपकी वेबसाइट कहाँ खुलती है, ब्राउजर्स में ही खुलती है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मेरे पास एक पीएनजी इमेज या जेपीजी इमेज 800 किलोबाइट्स का होगा, तो आप समझो ये उसको 80 to 100 किलोबाइट्स का कर देंगे। कितना सारा रिड्यूस कर दिया उसने साइज। हाँ, अब ये वाला जो इमेज फॉर्मेट है, ये इमेज फॉर्मेट अभी तक एप्लीकेशंस में नहीं मिलता हमें। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई हमें वेब पी का इमेज बनाना है, तो मैं फोटोशॉप यूज़ कर लेता हूँ, मैं इलिस्ट्रेटर यूज़ कर लेता हूँ, या मैं कोरल ड्रा यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से जाकर इमेज एक्सपोर्ट कर लेंगे तो शायद इमेज बन जाएगा जैसे पीएनजी बनाते हैं। नो, यहाँ से हम ये नहीं बना सकते। अभी तक ये जो इमेज फॉर्मेट है, ये हमें ऑनलाइन इमेज फॉर्मेट अवेलेबल है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जोन से भी इमेजेस होंगे हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में, वेब पी में हम उसे ऑनलाइन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करने हैं जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं स्क्रीन पर। ऑनलाइन, देखिए क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ना, बेसिकली क्या है, ये ऑनलाइन टूल्स हैं हमारे पास जो क्या करेगा, पीएनजी फॉर्मेट की फाइल्स को कन्वर्ट कर देगा किस में, वेब पी में। लिस्ट आ गई है, सबसे ऊपर एक फाइल आ रही है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, पिक्सेलेट वाला एक आ रहा है, चाहे मैं ऊपर वाले को यूज़ कर लूँ चाहे मैं नीचे वाले को यूज़ करूँ। चले मैं पिक्सेलेट को यूज़ करता हूँ, इस वेबसाइट पर आया हूँ। इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, मतलब इस इमेज फॉर्मेट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, यानी कि बिल्कुल न्यू है ना हमारे पास। अभी यहां पर क्या कह रहा है, चूज फाइल। इसका क्या साइज है जी, 673। चलिए हम यूं करते हैं, किसी और इमेज को पकड़ लेते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी सेव होगा ना, मैं उसको पिक करता हूं। अगस्त, ये कितने सारे इमेजेस आ रहे हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं जिस पे लिखा है ना 832। पता लग रहा है इसका साइज क्या है, 832 किलोबाइट्स है ये। इसे ओपन करें, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कन्वर्ट टू वेब। ठीक है, मतलब इसके लिए मुझे किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम हम इंटरनेट से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। जी अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड। जी ऊपर आ गया, साइज देख लें कितना हो गया अब इसका, 800 से कितना हो गया, साइज लिखा हुआ आ रहा है 127 KB लिखा हुआ है। पहला साइज क्या था, 800 समथिंग किलोबाइट्स था, अब उसके साइज को उसने क्या कर दिया, 127 किलोबाइट्स। तो हमने कितना सारा इमेज का साइज सेव किया सिर्फ एक इमेज पर। अब अगर मेरी पूरी वेबसाइट पर कोई 50 इमेज होंगे या 15 इमेज होंगे या 20 इमेज होंगे, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जब हम इन सब के टाइप को चेंज करेंगे, सबको हम वेब पी बनाएंगे, तो हम कितनी सारी स्पेस सेव करेंगे। और जब हम इतनी, एक तो स्पेस सेव करेंगे, एक हम लोड टाइम बेहतर करेंगे। मतलब एक इमेज है जिसको 800 किलोबाइट्स हैं, उसका लोड टाइम, और एक इमेज है जिसके अंदर 100 या लेस देन 100 किलोबाइट्स हैं, उसके लोड टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसे ही है ना जी, समझ में आ गई बात की? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होगा। उसे खोलूंगा तो वो इमेज भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। और आपने नोट किया ये खुला किस में है, आमतौर पर मैं कोई इमेज खोलता हूँ तो वो किस में खुलता है, फोटो में खुलता है ना, विंडोज के फोटो व्यूअर में खुलता है। लेकिन ये वाला इमेज किस में खुला हमारे पास, सीधा सीधा गूगल क्रोम में जाकर खुला। इसलिए कि ये जो इमेज फॉर्मेट है ये किसके लिए है, ये ब्राउजर के लिए इमेज फॉर्मेट है। ये इमेज फॉर्मेट, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई इमेज है तो हम चाहें तो उसे वर्ड में भी इंसर्ट कर लेते हैं ना, एक्सेल में भी ले जाते हैं। लेकिन ये जो वेब पी वाला इमेज है ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ कहाँ आएगा, सिर्फ ब्राउजर में खुलेगा। वो ब्राउजर गूगल क्रोम भी हो सकता है, वो ब्राउजर फायरफॉक्स भी हो सकता है, वो ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है। मतलब कोई सा भी इंटरनेट ब्राउजर जिसमें आप ब्राउजिंग करने लगे हुए हैं, वेबसाइट्स खोल रहे हैं, उस ब्राउजर के अंदर इस इमेज ने ओपन होना है। ठीक है, सो आज हमने ये इमेज के टैग को देखा। और अगर आप इस वेबसाइट पर आएँ तो अब आप देखें ज़रा कि इस वेबसाइट में हम कितना कुछ कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यानी हमने अब तक जो कुछ देखा और आज तस्वीरों को भी देख लिया, तो देखें बार बार पिक्स ही पड़ी है ना ज़्यादातर। अब पीछे बच गया हमारे पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किन्हें बोलते हैं, ये एंकर्स को। ठीक है, जिसके ऊपर हैंड बना हुआ आता है, उस पर क्लिक करते हैं और उसको लिंक को फॉलो करता है। यानी ऐसे टेक्स्ट जो लिंक फॉलो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये अबाउट है, ये भी हाइपरलिंक है कि नहीं है, गैलरी ये भी हाइपरलिंक है, और उसके बाद यहाँ पर आऊँ तो ये भी हाइपरलिंक है टेक्स्ट। यानी कि कोई भी ऐसी टेक्स्ट जो कि लिंक की शक्ल में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं,
हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। और हाइपरलिंक का टैग कैसे लगता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। ए स्पेस href इक्वल्स टू, पहले img का टैग था, अभी हमारे पास कौन सा टैग है, एंकर का टैग है, ठीक है। हाइपरलिंक्स का जो टैग है वो हमारे पास कौन, बेटा हाइपरलिंक का हमारे पास टैग है वो कौन सा है, एंकर का टैग है, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई ए का टैग लगाओ, आगे लिखा हुआ आ रहा है href। href का क्या मतलब हुआ, हाइपर रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसे खोलना चाह रहे हो ना, जैसे अभी मैं अबाउट पे बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो जब हम उसे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई पेज खुलेगा, तो इसका मतलब यहां पर कोई लिंक होना चाहिए। वो फाइल भी हो सकती है और वो कोई ऑनलाइन लिंक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूं, यहां पर क्या मतलब इसका, क्या खुलेगा, जियो टीवी की वेबसाइट खुलेगी, यानी जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो जियो टीवी की वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे मैंने लिखा टारगेट और ब्रैकेट में लगा दिया हमने अब मैंने क्या हाइफन नहीं लगाया इस दफा, है ना। हाइफन में और इसमें फर्क है ना, सिंबल वही वाला है, कीबोर्ड से की तो एक ही है ये, लेकिन जब मैंने उसको सिंपल प्रेस किया था तो हाइफन आ रहा था, और जब मैं उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूं तो ये अंडरस्कोर आता है। इसका नाम होता है अंडरस्कोर, ठीक है। इस सिंबल को हम अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है। इस सिंबल का नाम अंडरस्कोर है। सो हमने क्या कहा, टारगेट। टारगेट का क्या मतलब है कि भाई ये लिंक खोल रहे हैं, तो कह रहा है कि भाई टारगेट विंडो कौन सी होगी, यानी कि जब लिंक खुलेगा क्या इसी पेज पर लिंक खुलेगा कि दूसरे पर खुलेगा। मतलब ये है कि भाई यहाँ पर लिंक नजर आ रहा है मुझे ये, अब मैं जब इस पर क्लिक करूं तो ये लिंक कहाँ खुलना है, इस वक्त जो पेज नजर आ रहा है क्या यहीं पर ये लिंक खुल जाए कि भाई एक नए टैब में जाकर ये लिंक खुले। अगर हम उसी पेज पर लिंक खोलना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर होना चाहिए ब्लैंक। अगर हम न्यू पेज पर लिंक खोलना चाहते हैं तो यहां पर होना चाहिए, सॉरी पेरेंट होना चाहिए। अगर हम एग्जिस्टिंग पेज पर खोलना चाह रहे हैं तो क्या होगा, पेरेंट, और अगर न्यू पेज पे खोलना चाहते हैं तो ब्लैंक। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हम इसी पेज पे खोलना चाहते हैं तो मुझे टारगेट बताने की जरूरत ही नहीं है। एंकर का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वही वाला पेज होता है, यानी अगर मैं टारगेट यूज नहीं करूंगा तो भी वो इसी पेज पे खुलेगा। तो इसका मतलब मैं टारगेट को एक्चुअली इस्तेमाल कब करूंगा, जब मुझे क्या देना होगा, ब्लैंक देना होगा, यानी नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, न्यू पेज पे खोलना हो तब मैं बताऊंगा। अगर मैं इसी पे खोलना चाहूं मुझे टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज आ रही है इसमें भी टाइटल है इमेज वाला, सेम टाइटल। क्या था वो, उसमें मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे ही आप इमेज के ऊपर माउस रखोगे तो मैसेज आएगा, ऐसे ही है ना। यहां पर क्या है कि जैसे ही आप एंकर के ऊपर माउस रखोगे तो मैसेज आएगा। वहां पर इमेज पर माउस रखने से मैसेज आ रहा था, यहां पर एंकर पर माउस रखने से मैसेज आ रहा था। तो जी मैं लिख देता हूं, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, हाइपरलिंक, टारगेट और टाइटल। अच्छा, अब ये तो हो गया, बाहर जो लिंक खुल रहे थे तो लिंक का कोई मैसेज भी तो था, कोई क्लिकेबल टेक्स्ट भी तो हमें नजर आ रहा था जिसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो हमारा लिंक ओपन होता था, ऐसे ही है ना। मतलब हम किसी मैसेज पे क्लिक करते थे ना, जैसे होम का बटन है तो होम लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल वहां पर होम नहीं लिखा होगा हमें कैसे पता लगेगा लिंक कहाँ है। तो लिंक के लिए हमें क्लिकेबल टेक्स्ट की भी जरूरत है। तो इस टैग को बंद करने के बाद आपने यहां पर लिखना है क्लिकेबल टेक्स्ट क्या है। मैं कहता हूं मेरा क्लिकेबल टेक्स्ट है, ये मैंने अपनी मर्जी से इसका नाम इस तरह जियो टीवी लिख दिया, ठीक। अब ये टेक्स्ट क्या है, ये है क्लिकेबल टेक्स्ट, मतलब कि जब ये एंकर होगा इस एंकर को फॉलो करने के लिए कोई टेक्स्ट तो होना चाहिए ना जिस पर हम क्लिक करेंगे। और इसको अब मैं क्लोज कर देता हूं, क्लोज हो गया। चलिए इसको अब जरा रन करके देखते हैं। ये आ गया जियो टीवी, माउस रखें ऊपर देखें मैसेज भी आ रहा है,
टाइटल का मैसेज भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो इसे कहां खुलना चाहिए, न्यू पेज पे। देखिए क्या हुआ, न्यू पेज पे आ गया। ये था वो एक्चुअल पेज, पहले वाला पेज ये है, और जो वेबसाइट खुली है वो इस पेज पे खुली है। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मैक्सिमम वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लिया, मैक्सिमम चीज़ों को, मतलब लिंक्स नज़र आ रहे हैं हमें। ये फेसबुक का लिंक है, इसका क्या मतलब होगा, इस लिंक के ऊपर क्या होगा, फेसबुक का पेज दिया होगा हमने, इस पे क्या होगा, ट्विटर का पेज दिया होगा हमने, इस पे क्या होगा, लिंक्डइन का पेज दिया होगा हमने, ठीक है। इमेजेस भी हो गए। अब देखें जरा कहां पर है हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक है, ये भी हो गया हमारा। क्या बच क्या गया जरा देखते हैं। चलो ये चीज़ एक रह गई हमारी, है ना, कि ये जो बिजनेस का एड्रेस नीचे आ रहा है, पूरे का पूरा गूगल मैप ही नीचे आ रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि पूरा आपका वेबसाइट यहाँ पर कैसे शो हो रही है।